मध्य भारत का एक शांत इलाका, नदी किनारे बना एक मंदिर, भक्ति, विश्वास और परिवार की साधारण सी दिखने वाली जिंदगी। लेकिन इसी सादगी के पीछे छुपी थी एक ऐसी साजिश जिसने एक हंसते खेलते घर को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। एक पति जो रोज भगवान के दर पर माथा टेकता था, एक पत्नी जो शाम को दीप जलाने जाती थी और एक ऐसा शख्स जो धर्म की आड़ में एक खतरनाक खेल खेल रहा था। 11 फरवरी 2026 की एक शाम रास्ते में हुआ एक हमला पहले तो लूट जैसा लगा, लेकिन जब पुलिस ने पर्दे खोलनी शुरू की तो सामने आया विश्वासघात, अवैध संबंध और एक सुनी सुनाई साजिश की हत्या का चौंकाने वाला सच। कॉल डिटेल, लोकेशन, सीसीटीवी और फिर टूटती हुई खामोशी। आखिर क्या था वह राज जिसने प्यार को साजिश में बदल दिया? कैसे रची गई यह खतरनाक योजना? और सबसे बड़ा सवाल, उस मासूम बच्ची का क्या जिसने एक ही झटके में अपने माता पिता दोनों को खो दिया? मैं आपको ले चलूंगी उस दुनिया में जहां भक्ति की आड़ में छुपा था एक खतरनाक मोहजाल। यह कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं है, बल्कि विश्वास के टूटने, रिश्तों के बिखरने और एक छोटी सी गलती के भयानक परिणामों की है। ध्यान से, क्योंकि यह दास्तान हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो रिश्तों में अंधा भरोसा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को। आज की कहानी मध्य प्रदेश की है, उस धरती की जहां नर्मदा की धारा शांति से बहती है और छोटे छोटे कस्बों में लोगों की जिंदगियां अपनी ही लय में चलती रहती हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला है मंडला। इसी जिले में एक थाना क्षेत्र पड़ता है, टिकरिया थाना। यहीं रहता था सुमित काछी नाम का एक व्यक्ति। अपनी पत्नी जमुना उर्फ कविता काछी के साथ सुमित का मूल घर जबलपुर में था, लेकिन रोजी रोटी की तलाश उसे मंडला के टिकरिया तक ले आई थी। वहीं रहकर वह अपना कामकाज करता था। घर में उसकी पत्नी और दोनों के बीच की कड़ी, उनकी 2 साल की मासूम बेटी उसकी दुनिया का केंद्र थी। सुमित काछी पूजा पाठ में गहरा विश्वास रखता था। उसकी दिनचर्या बड़ी सादी थी। रोज सुबह वह जल्दी उठता, स्नान करता और फिर जबलपुर के तिलवारा घाट स्थित पावन नर्मदा नदी के किनारे बने राधा कृष्ण मंदिर तिलवारा घाट में दर्शन करने जाता। मंदिर का वातावरण बड़ा शांत होता। घंटियों की ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध और बहती नर्मदा की मधुर आवाज। सुमित वहाँ पूरे मन से पूजा करता, माथा टेकता और फिर अपनी ड्यूटी पर निकल जाता। शाम को लगभग 9 बजे वह काम से लौटता और घर की जिम्मेदारियों में लग जाता। इसी मंदिर में उसकी मुलाकात हुई मंदिर के पुजारी सूर्यकांत त्रिपाठी से। सूर्यकांत त्रिपाठी तिलवारा घाट स्थित नर्मदा तट मंदिर के पुजारी थे। जब भी सुमित सुबह पूजा करने आता तो पूजा के बाद कुछ समय पुजारी बाबा के पास बैठता। कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट तो कभी आधा घंटा। समय जैसा भी मिलता वो उनसे लंबी बातचीत किया करता। वह अपने जीवन की बातें साझा करता, घर की चिंताएं, काम की परेशानियां, भविष्य की योजनाएं और अपनी छोटी बेटी के सपने। पुजारी सूर्यकांत त्रिपाठी भी उसे धैर्य से सुनते, समझाते, सांत्वना देते। धीरे धीरे मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि सुमित के मन की शांति का ठिकाना बन गया। वहीं बैठकर वह अपने दुख सुख बांटता और हल्का महसूस करता। एक दिन की बात है, रोज की तरह पूजा समाप्त होने के बाद सुमित काछी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे कुछ ज्यादा ही उदास दिख रहा था। पुजारी सूर्यकांत त्रिपाठी ने उसके चेहरे की बेचैनी भांप ली। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या बात है बेटा, आज मन भारी लग रहा है? सुमित ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज जी, हमारे ऊपर बहुत परेशानी है। पहले जो काम करता था अच्छी इनकम हो जाती थी, घर ठीक चल रहा था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मेहनत तो उतनी ही करता हूँ, बल्कि पहले से ज्यादा, पर इनकम कम हो गई है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। पुजारी कुछ क्षण ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, ऐसा करो बेटा, एक बार अपनी पत्नी के साथ यही मंदिर में सत्यनारायण की कथा सुन लो। भगवान की कृपा से तुम्हारी समस्याएं अवश्य कम होंगी। सुमित ने बिना देर किए उनकी बात मान ली। कुछ ही दिनों बाद वह अपनी पत्नी कविता के साथ मंदिर पहुंचा। वही पावन स्थान तिलवारा घाट, जहां पवित्र नर्मदा नदी के किनारे स्थित राधा कृष्ण मंदिर तिलवारा घाट में भक्ति का वातावरण सदा बना रहता था। मंदिर में विधि पूर्वक सत्यनारायण की कथा शुरू हुई। कथा का वाचन स्वयं पुजारी सूर्यकांत त्रिपाठी ने किया। सुमित और कविता श्रद्धा से बैठे रहे। धूप, दीप, मंत्रोच्चार और नर्मदा की बहती धारा सब मिलकर एक अलौकिक माहौल बना रहे थे। आखिरकार कथा संपन्न हुई। प्रसाद वितरण के बाद जब लोग जाने लगे, तब सुमित की पत्नी कविता ने हिम्मत करके पुजारी से कहा, महाराज जी, मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन इनकम पहले जैसी नहीं रही। पहले सब ठीक था, अब काम खराब चल रहा है।
पुजारी सूर्यकांत त्रिपाठी कुछ देर शांत रहे, जैसे मन ही मन कुछ विचार कर रहे हो। फिर बोले, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तुम्हारे पति के ऊपर शनि ग्रह का प्रभाव चल रहा है। कविता घबरा गई। उसने तुरंत पूछा, गुरुजी, यह शनि ग्रह कैसे दूर होगा? पुजारी ने समझाते हुए कहा, ऐसा करो, तुम रोज शाम को मंदिर आया करो। सुबह तो तुम्हारे पति आते ही हैं पूजा करने। तुम शाम को आकर यहाँ दीप जलाया करो, श्रद्धा से पूजा पाठ किया करो। धीरे धीरे तुम्हारा और तुम्हारे पति का कष्ट दूर होने लगेगा। भगवान पर विश्वास रखो। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। सुमित काछी ने एक दिन अपनी पत्नी कविता से कहा, देखो महाराज जी ठीक ही तो कह रही हैं। सुबह मैं पूजा करने चला जाता हूँ, तुम शाम को चली जाया करो। मैं तो रात को 9 बजे ड्यूटी से लौटता हूँ, तुम ही नियमित रूप से दीप जला दिया करो। कविता ने अपने पति की बात मान ली। उसने इसे सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि अपने परिवार की भलाई का संकल्प समझा। अब उसकी दिनचर्या तय हो गई थी। दिन में घर के काम, छोटी बेटी की देखभाल, और जैसे ही शाम होती वह स्नान कर सादे कपड़े पहनकर मंदिर की ओर निकल जाती। वो नियमित रूप से राधा कृष्ण मंदिर तिलवारा घाट पहुंचती, जहां पावन नर्मदा नदी के किनारे शाम का दृश्य मन को शांत कर देता था। दीप जलाना अब उसके लिए एक साधारण क्रिया नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक बन चुका था। दिन बीतते गए, सब कुछ सामान्य सा चलता रहा। एक दिन की बात है, कविता मंदिर पहुंची। उसने पूजा की थाली सजाई, बाती रखी, तेल डाला, लेकिन जैसे ही माचिस ढूंढने लगी उसे एहसास हुआ कि वह माचिस लाना ही भूल गई है। क्षण भर के लिए वो असमंजस में खड़ी रह गई। फिर उसे याद आया कि मंदिर के पुजारी सूर्यकांत त्रिपाठी का आवास मंदिर के बगल में ही है। उसने सोचा, उनसे माचिस मांग लेती हूँ। वो धीरे धीरे पुजारी जी के आवास की ओर बढ़ी और दरवाजे पर जाकर आवाज दी, महाराज जी, मैं माचिस भूल गई हूँ, दीजिए ना, दिया जला लूं। अंदर से आवाज आई, हाँ आ जाओ। कविता ने जैसे ही दरवाजा खोला वो एक पल को ठिठक गई। पुजारी जी अपने कमरे में थे और उन्होंने केवल बनियान और अंडरवियर पहन रखा था। यह दृश्य अचानक सामने आने से कविता शर्म से लाल हो गई। उसने तुरंत नजरें झुका ली और मुड़कर बाहर निकलने लगी। तभी पीछे से पुजारी जी बोले, अरे दिक्कत कैसी, माचिस तो ले लो, क्यों संकोच कर रही हो? उनकी आवाज में सहजता थी, मानो बात को सामान्य बनाने की कोशिश हो। कविता ने हल्की सी मुस्कान के साथ बिना ऊपर देखे माचिस ले ली, धन्यवाद कहा और वापस मंदिर की ओर आ गई। उसने दीप जलाया, हाथ जोड़कर पूजा की, मन को शांत किया और फिर चुपचाप अपने घर लौट गई। उस दिन के बाद जैसे कुछ बदल सा गया था। कविता जब भी मंदिर आती पहले से अधिक सज धज कर आती, हल्की सी लाली, सुंदर साड़ी और चेहरे पर एक अलग सी चमक। वो पूजा तो करती, दीप भी जलाती, पर उसकी निगाहें कभी कभी अनजाने में पुजारी सूर्यकांत त्रिपाठी की ओर उठ जाती। उधर पुजारी भी अब पहले जैसे गंभीर नहीं रहे थे। उनकी निगाहों में एक अलग अर्थ झलकने लगा था। तिरछी नजर से देखना, हल्की मुस्कान और अवसर मिलते ही बात बढ़ाने की कोशिश। एक दिन उन्होंने धीरे से कहा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कविता ने सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं महाराज जी, मैं क्यों बुरा मानूंगी? तब सूर्यकांत त्रिपाठी ने मुस्कुरा कर कहा, आप वाकई में बेहद खूबसूरत हैं। यह सुनकर कविता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराई और वहां से चली गई। अगले दिन जब वह फिर आई तो उसके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान थी, जैसे उसे वह बात याद हो। पुजारी अब कुछ और निडर हो चुके थे। वो पहले भी इस तरह की बात कह चुके थे और कविता की मुस्कान ने शायद उन्हें और हिम्मत दे दी थी। धीरे धीरे इशारों का सिलसिला बढ़ा। एक दिन मंदिर के शांत वातावरण में जब आसपास कोई खास नहीं था, सूर्यकांत त्रिपाठी ने हल्के से इशारा किया अपने आवास की ओर। कविता ने एक क्षण को सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ महाराज जी, बोलिए, और भीतर चली गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, वातावरण का स्वर बदल गया। पुजारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कविता चौंक गई। उसने घबराकर कहा, महाराज जी, ऐसा मत कीजिए, अगर मेरे पति को पता चल गया तो क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी ने धीमे लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, कैसे जानेंगे? यहाँ कोई नहीं देख रहा, और जब कोई बताएगा ही नहीं तो कौन जानेगा? तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कोई भी नहीं जानेगा। मंदिर की उस खामोशी में पुजारी सूर्यकांत त्रिपाठी की आवाज धीमे धीमे गूंजी, तुम मेरे साथ थोड़ा सा समय बिता लो। जब से तुम्हें देखा है बस देखता ही रह जाता हूँ। ना कुछ कह पाता हूँ, ना कुछ कर पाता हूँ,
शब्दों का असर हुआ। कविता का मन पहले ही डगमगा चुका था। भावनाओं, आकर्षण और कमजोर क्षण के दबाव में उसने खुद को संभालने की जगह बहक जाने दिया। उसी दिन दोनों के बीच वह रिश्ता बन गया जो छुपकर शुरू होता है और धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है। अब शाम का इंतजार दोनों को रहने लगा। सूर्यकांत त्रिपाठी दिन भर मंदिर के काम में लगे रहते, लेकिन निगाहें घड़ी पर टिकी रहती, कब शाम हो और कब कविता मंदिर आए। उधर कविता भी घर के काम निपटाते हुए भीतर ही भीतर बेचैन रहती, कब सूरज ढले और कब वह पूजा के बहाने मंदिर पहुंचे। धीरे धीरे यह सिलसिला रोज का हो गया। पहले प्रसाद और सामान्य बातचीत, फिर लंबी चर्चाएं और फिर मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान। व्हाट्सएप चैट के जरिए उनका संपर्क और गहरा होता चला गया। अब मंदिर की मुलाकातों के अलावा भी बातें होने लगी। सुबह, दोपहर, रात, हर खाली पल में अब खुद ही एक मोजाल में फंसते जा रहे थे। भक्ति से ज्यादा उनका मन कविता के इर्द गिर्द घूमने लगा था। दोनों के बीच बातचीत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने साथ जीवन बिताने तक के सपने देखने शुरू कर दिए। कई बार कविता मायके जाने का बहाना बनाकर घर से निकलती और दोनों कहीं बाहर मिलते, कभी शहर के किसी कोने में तो कभी दूर जाकर। समय बिताना अब आदत बन चुका था, लेकिन हर गुप्त संबंध की तरह यहाँ भी एक सबसे बड़ी बाधा थी। कविता का पति सुमित काछी। सुमित रोज रात लगभग 9 बजे ड्यूटी से लौटता। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या चल रहा है। वह थका हारा घर आता, परिवार के लिए मेहनत करता और अपने विश्वास के सहारे जीवन आगे बढ़ाता रहा। बस सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। धीरे धीरे सुमित को कुछ बदलाव महसूस होने लगे। कविता का व्यवहार, फोन पर व्यस्त रहना, बेवजह बाहर जाने के बहाने। एक दिन उसे इस रिश्ते की भनक लग गई। जब सच्चाई सामने आई तो घर में तूफान आ गया। सुमित ने अपनी पत्नी को जमकर डांटा। विश्वास टूट चुका था। रोज झगड़े होने लगे। घर का माहौल भारी रहने लगा। छोटी सी बच्ची के बीच तनाव की दीवार खड़ी हो गई। अब यह सिर्फ एक गुप्त संबंध नहीं रहा था, यह एक ऐसा सच बन चुका था जिसने 3 जिंदगियों को एक कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। घर के भीतर तनाव था, लेकिन जिंदगी किसी तरह आगे बढ़ती रही। फिर आया साल 2026। 11 फरवरी 2026 की सुबह कविता ने सुमित से कहा, तुम्हें याद है ना, आज मेरे भाई का बरच्छा है, हमें बुलावा आया है, मंडला चलना है। सुमित ने ज्यादा सवाल नहीं किए। पत्नी और अपनी 2 साल की बेटी को साथ लेकर वो बाइक से ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन परिवार साथ हो तो सफर आसान लगता है। वे मंडला की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे मधुबन ढाबा के पास पहुंचे, अचानक कुछ अज्ञात लोग सामने आ गए। माहौल एकदम बदल गया। उन लोगों ने अचानक हमला कर दिया। सुमित पर हमला होते ही वो घबरा गया। जान बचाने के लिए वो पास के जंगल की ओर भागा। पीछे अफरातफरी मच गई। उसी बीच 2 लोगों ने कविता पर भी वार किया और उसके गहने छीन लिए। फिर वे भी उसी दिशा में भाग गए जिधर सुमित और हमलावर गए थे। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। कविता सड़क पर रह गई, हाथ में अपनी छोटी सी बेटी को संभाले, डरी हुई, घायल और असहाय। उसने हिम्मत जुटाई, बेटी को कसकर पकड़ा और भागते हुए टिकरिया थाने की ओर पहुंची। थाने में पहुंचकर उसने पूरी घटना बताई। हमला, जंगल की ओर भागते लोग और सुमित का अचानक गायब हो जाना। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के इलाके में तलाश शुरू हुई। जंगल के रास्तों को खंगाला गया, लेकिन ना तो सुमित काछी का कोई पता चला और ना ही उन हमलावरों का। टिकरिया थाने में बैठी कविता रो रो कर पुलिस गुहार लगा रही थी, साहब मेरे पति को ढूंढ दीजिए, पता नहीं उन्हें कहाँ ले गए। डकैत पीछे पड़े थे, मेरे गहने भी छीन लिए। घबराहट में उसने तुरंत अपने जेठ अमित को फोन किया और पूरी घटना बता दी। उधर सुमित का परिवार भी बेचैन हो था। 11 फरवरी 2026 की उस रात से खोज शुरू हो चुकी थी। पुलिस अपनी तरफ से तलाश कर रही थी। परिवार अपने स्तर पर इधर उधर पता कर रहा था, लेकिन सुमित काछी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दिन बीतते गए। फिर 14 फरवरी 2026 को पुलिस कंट्रोल रूम में एक सूचना आई। बताया गया कि कूड़ा मैली गांव के पास मधुबन ढाबा के नजदीक एक नाले से अजीब सी बदबू आ रही है। शक है कि वहां कोई शव पड़ा हो सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। जिले के एसपी रजत सकलेचा, एसडीओपी पीएल वॉलरे और टिकरिया थाना प्रभारी संदीप पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नाले के पास पहुंचकर जब तलाशी ली गई तो सन्नाटा छा गया। वहां पड़ा हुआ शव किसी और का नहीं बल्कि सुमित काछी का था। अब मामला सिर्फ लूट या अपहरण का नहीं रह गया था, यह एक हत्या थी।
पुलिस अधिकारियों के मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर सुमित काछी को किसने मारा, क्यों मारा? क्या यह सिर्फ लूटपाट थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? कविता को बुलाकर पूछताछ की गई। उसने वही बयान दोहराया, साहब मैं किसी को पहचान नहीं पाई, अचानक हमला हुआ, सब जंगल की ओर भाग गए। लेकिन पुलिस को कहानी में कई खाली जगह नजर आ रही थी। जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई। एक टीम घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी, दूसरी टीम मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगालने लगी, तीसरी टीम सुमित और कविता के पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों की पड़ताल में जुट गई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में एक अहम सुराग मिला जब सुमित, कविता और उनकी छोटी बेटी बाइक से जा रहे थे। उनके पीछे एक और बाइक चल रही थी। उस बाइक सवार के हाथ में बैग जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। कई लोगों ने पहचान की। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी था। अब मामला पूरी तरह पलट चुका था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और चैट इतिहास खंगाले गए। जांच में सामने आया कि घटना से पहले कविता के फोन से सूर्यकांत को लोकेशन भेजी गई थी। घटनास्थल के साक्ष्य भी उसी दिशा में इशारा कर रहे थे। शक की सुई अब सीधे कविता पर आकर टिक गई। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। पहले तो वह वही पुरानी कहानी दोहराती रही, डकैत, हमला, जंगल। लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखे, लोकेशन, चैट, सीसीटीवी, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। आखिरकार कविता टूट गई। उसने स्वीकार किया कि उसका अवैध संबंध पुजारी सूर्यकांत त्रिपाठी से बन चुका था। वह रोज शाम को मंदिर जाती और वहीं मिलती थी। बातचीत, मुलाकातें और फिर एक अवैध रिश्ता, सब कुछ उसने कबूल कर लिया। कविता ने बताया कि एक दिन सुमित अचानक शाम को घर जल्दी लौट आया था और उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसी दिन से सुमित ने उसे मंदिर जाने से मना कर दिया था। घर में रोज झगड़े होने लगे थे। विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। सुमित का व्यवहार भी बदल गया था। आए दिन विवाद होता, आरोप प्रत्यारोप होते। घर का माहौल तनाव से भर गया था। छोटी सी बच्ची उस तनाव के बीच सहमी रहती। कविता ने यह भी बताया कि झगड़ों के दौरान सुमित कई बार उस पर हाथ उठाता था। दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। जांच की कड़ियां जब जुड़ने लगी तो सच्चाई परत दर परत सामने आने लगी। घर में बढ़ती झगड़े, सुमित का गुस्सा और कविता की पिटाई, इन सब का दर्द वो बार बार सूर्यकांत त्रिपाठी को बताती थी। वो उसे दिलासा देता, टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। धीरे धीरे दिलासा खतरनाक सोच में बदल गया। एक दिन सूर्यकांत ने कहा, अगर सुमित ही रास्ते से हट जाए तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यही वह क्षण था जब भावनात्मक कमजोरी ने अपराध की दिशा पकड़ ली। योजना बनाई गई। 11 फरवरी 2026, भाई के बरच्छा का बहाना, कविता ने सुमित को तैयार किया। वो अपनी 2 साल की बेटी के साथ बाइक से मंडला की ओर निकले। रास्ते भर कविता मोबाइल के जरिए सूर्यकांत को लोकेशन भेजती रही। पीछे पीछे सूर्यकांत अपनी बाइक पर था, हाथ में बैट जैसा हथियार लिए। जैसे ही वे मधुबन ढाबा के पास पहुंचे, उसने मौका देखकर बाइक रुकवा ली। वहां कहासुनी हुई, बात बढ़ी और झड़प में बदल गई। सूर्यकांत ने बैट से सुमित पर वार कर दिया। सुमित घायल होकर गिर पड़ा। उस पल जो होना चाहिए था, पत्नी का अपने घायल पति को बचाने का प्रयास, वो नहीं हुआ। कविता ने सहारा देने का दिखावा किया, लेकिन साजिश पूरी करने के लिए उसने भी पीछे से धारदार हथियार से वार कर दिया। कुछ ही देर में सुमित की सांसें थम गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को पास के नाले में फेंक दिया, यह सोचकर कि घटना को लूट और हमले का रूप देकर बच निकलेंगे। कविता ने थाने जाकर डकैती और अपहरण की कहानी गढ़ी। उन्हें लगा सब कुछ छिप जाएगा, लेकिन सच छिपता नहीं। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, चैट रिकॉर्ड, लोकेशन, सब ने मिलकर सच्चाई उजागर कर दी। पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे आखिरकार कविता टूट गई। उसने एक एक कर पूरा जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि किस तरह उसने और सूर्यकांत त्रिपाठी ने मिलकर इस अपराध की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। जैसे ही यह सच सामने आया, पुलिस ने देर नहीं की। 17 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू वो मासूम बच्ची है जो सुमित काछी और कविता की 2 साल की बेटी है। पिता इस दुनिया में नहीं रहे, माँ जेल में है। अब वह बच्ची सुमित के भाई अमित के पास है, लेकिन उसका भविष्य,
उसकी परवरिश, उसका सहारा, सब कुछ अनिश्चितता के अंधेरे में चला गया है। कौन बनेगा उसका सच्चा संरक्षक? ये सवाल अब भविष्य के गर्भ में छिपा है। एक अवैध संबंध जो छुप कर शुरू हुआ था, हत्या की साजिश में बदल गया। कहते हैं गलत रास्ते पर उठाया गया एक कदम कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। यहाँ भी वही हुआ। एक मासूम बच्ची ने अपने पिता को खो दिया, एक परिवार टूट गया और जिन लोगों ने भविष्य के सपने देखे थे वे सलाखों के पीछे पहुंच गए। गलत काम कभी नहीं छिपता है। यह घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह विश्वास के टूटने की कहानी है, यह रिश्तों के बिखरने की कहानी है और यह उस मासूम कीमत की कहानी है जो एक बच्चे को चुकानी पड़ती है। जबकि गलती बड़ों की होती है